हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन ऑफ यूआरएल शॉर्टनर लाइक बिट.ly। सो गाइस, बेसिकली यूआरएल शॉर्टनर होता क्या है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, यूआरएल शॉर्टनर में हम एक बहुत ही बड़े यूआरएल को एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन फिर दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, फिर जो हम शॉर्ट यूआरएल देते हैं तो फिर वो जो लॉन्ग यूआरएल जिसको शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट किया था फिर वो उस पर रिडायरेक्ट करना चाहिए। सो लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल फेच करना एंड शॉर्ट से लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना। सो ये जो है वो सिंपल सा एक फंडा है यूआरएल शॉर्टनर का। सो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे हाई लेवल डिज़ाइन कर सकते हैं यूआरएल शॉर्टनर का। एंड इस वीडियोस में हम सारी चीज़ें देखेंगे, स्केलेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होएगी, अराउंड 1 बिलियन यूज़र्स होंगे तो कैसे हम वो स्केल करेंगे। सो सारी चीज़ें देखेंगे। सो अपना रोड मैप ये रहेगा कि अभी हम डिस्कस करें। रोड मैप अपना ये रहेगा कि हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, फिर कोर एंटिटीज, एपीआई, एचएलडी, हाई लेवल डिज़ाइन एंड देन डीप टाइप्स में अपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। तो वैसे अपने को इंटरव्यू में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली हम मैंने पहले ही बता दिया व्हाट इज बिट.ly। बिट.ly इज अ यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस दैट कन्वर्ट्स लॉन्ग यूआरएल्स into shorter manageable links. It also provides analytics for the shortened URLs। जो shortened URLs का वो एनालिटिक्स भी ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे बिट.ly है वो क्लिक्स ट्रैक करता है, लाइक कि किस क्लिक मतलब किस यूज़र ने कौन से पेज पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है। तो गाइज अभी हम अपने रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पे एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है एंड देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरव्यू में भी हमें यही बताना है, ऐसी अप्रोच करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजर शुड बी एबल टू सबमिट अ लॉन्ग यूआरएल एंड रिसीव अ शॉर्टन वर्जन। सो जो यूज़र है वो अपना लॉन्ग यूआरएल सेंड करे एंड उस लॉन्ग यूआरएल से उसको शॉर्ट यूआरएल मिल जाए। एंड ये ऑप्शनल कुछ चीज़ है, अब ये डिस्कस नहीं करते इंटरव्यू में दो पॉइंट, तो भी ठीक है कि ऑप्शनली यूजर शुड बी एबल टू स्पेसिफाई अ कस्टम एलियास फॉर देयर शॉर्टन यूआरएल, एक कस्टम एलियास हो, और दूसरा जो है वो शॉर्टन यूआरएल का एक्सपायरेशन डेट हो। सो ऑप्शनली यूजर शुड बी एबल टू स्पेसिफाई अ एक्सपायरेशन डेट फॉर देयर शॉर्टन यूआरएल। एंड जो हमारी सेकेंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यूआरएल शुड बी एबल टू एक्सेस द ओरिजिनल यूआरएल बाय यूजिंग शॉर्टन यूआरएल। सो जैसे मैंने बोला, लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल मिल जाए और शॉर्ट यूआरएल से अपना लॉन्ग यूआरएल मिल जाए, ये अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी। अब ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि इंश्योर यूनिकनेस ऑफ शॉर्ट यूआरएल्स। जो शॉर्ट यूआरएल है ना, अब बहुत सारे शॉर्ट यूआरएल बन जाएंगे बाय यूजिंग लॉन्ग यूआरएल से। सो उनकी यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग यूआरएल से जो है ना, लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल क्रिएट हो जाए सेम। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो हम कवर करेंगे। एंड लो लेटेंसी रिडायरेक्शन। सो जैसे हम शॉर्ट यूआरएल को हमने पास किया तो हमें जो ओरिजिनल यूआरएल जो लॉन्ग यूआरएल है उस पर रिडायरेक्ट होना होगा। तो वो जो रिडायरेक्शन हो ना, लेस देन 100 मिली सेकेंड हो, वो हम कवर करेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और यहाँ पे अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज एज वी नो कि कंसिस्टेंसी जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बट अपने इस यूआरएल शॉर्टनर में अवेलेबिलिटी को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सो स्केलेबल टू 1 बिलियन यूआरएल्स एंड 100 डेली एक्टिव यूज़र, DAU। सो हमारी जो ये जो हम डिज़ाइन करेंगे सिस्टम, वो ना 1 बिलियन यूआरएल्स को तक स्केलेबल होनी चाहिए। इट मीन्स बहुत सारे अपने पे अराउंड 4 to 5 thousand पर सेकेंड रीड रिक्वेस्ट आने वाले हैं एंड देन राइट रिक्वेस्ट कुछ आएंगे पर सेकेंड। सो ये जो है 100 मिलियन डेली एक्टिव, ये मिलियन है, 100 मिलियन, एक मिनट, ये मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, 100 मिलियन। सो स्केलेबल टू 1 बिलियन यूआरएल्स एंड 100 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र। 100 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र्स होंगे जो हमारे एप्लीकेशंस को यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। अब कोर एंटिटीज़ पे जाते हैं। तो एंटिटीज़ मतलब टेबल्स एंड देन उसकी मैपिंग अपने कोड में। तो एक टेबल होगा ओरिजिनल यूआरएल, जो क्या करता है, द ओरिजिनल लॉन्ग यूआरएल दैट द यूज़र वांट्स टू शॉर्टन। सो इसमें जो होगा ना, वो जो लॉन्ग यूआरएल है जो यूज़र शॉर्टन करेगा वो इस टेबल में सेव होगा। एंड देन द शॉर्ट यूआरएल की एक टेबल होगी, द शॉर्टन यूआरएल द यूज़र रिसीव्स एंड कैन शेयर। एंड देन थर्ड है यूज़र, रिप्रेजेंट द यूज़र हु क्रिएटेड द शॉर्टन, जो इस यूज़र ने वो शॉर्टन यूआरएल क्रिएट होगा वो यूज़र होगा।
तो अभी एपीआई फटाफट हम देख लेते हैं। इन सब चीज़ों पे अपने को इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, बट हाँ ये जल्दी जल्दी बताना है। तो अपनी दो एपीआईज होंगी, एपीआई होंगी पहले की शॉर्टन अ यूआरएल। सो इसमें क्या होगा, पोस्ट स्लैश यूआरएल्स, लॉन्ग यूआरएल हम पास करेंगे, कस्टम एलियासेस, ऑप्शनल अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर एलियास ये पास कर सकते हैं, और कस्टम एलियास और एक्सपायरेशन डेट पास नहीं भी करते तो ठीक है, बट ये हमने ले लिया अपने इंटरव्यू के लिए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि एक्सपायरेशन डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यूआरएल की, तो आप हाँ मतलब ये ले सकते हो ऑप्शनल एक्सपायरेशन डेट। सो लॉन्ग यूआरएल हमने पास किया https://www.example.com, सम वेरी लॉन्ग यूआरएल। तो ये लॉन्ग यूआरएल पास किया। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा शॉर्ट अंडरस्कोर यूआरएल में, ये एक शॉर्ट यूआरएल इसने रिटर्न कर दिया, इस एपीआई ने ये शॉर्ट यूआरएल रिटर्न कर दिया। ओके, तो फिर नेक्स्ट जाते हैं। ये एक अपनी एपीआई होगी। अब दूसरी एपीआई है रीडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल। सो शॉर्ट यूआरएल का एक शॉर्ट कोड होगा, तो वो हमने गेट एपीआई कॉल करी स्लैश शॉर्ट कोड, एंड देन ये इसने क्या किया, HTTP 302 रीडायरेक्ट टू द ओरिजिनल लॉन्ग यूआरएल। सो 302 स्टेटस कोड है रिडायरेक्शन का। तो ये जो है ना, ये अपने को ये एपीआई रिडायरेक्ट कर देगी अपनी ओरिजिनल जो लॉन्ग यूआरएल है उस पर। ये दूसरी एपीआई होगी। तो गाइस अभी हमने क्या देख लिया, रिक्वायरमेंट्स अपने देख लिया हमने, रिक्वायरमेंट्स क्लिक, कोर एंटिटीज देख लिया, एपीआई भी देख लिया। अब हम एचएलडी देखेंगे, हाई लेवल डिजाइन, देन डीप टाइप्स में जाएंगे जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एचएलडी में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट देंगे हाई लेवल डिजाइन में। सो ओके, तो एचएलडी हाई लेवल डिजाइन पे आते हैं। हमने यहाँ पे तक देख लिया रिडायरेक्ट टू ओरिजिनल। सो पहली रिक्वायरमेंट है यूजर शुड बी एबल टू सबमिट अ लॉन्ग यूआरएल। जो यूजर है वो लॉन्ग यूआरएल सबमिट करे एंड रिसीव अ शॉर्टन वर्जन, तो ये और एक शॉर्टन वर्जन मिल जाए। सो गाइज इसके लिए कुछ नहीं, अपना एक ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये एक सेकेंड, इस क्लाइंट ने क्या किया, एक पोस्ट स्लैश यूआरएल कॉल किया, एक अपनी प्राइमरी सर्वर है, सपोज कर लो अभी कोई एक हमारा सर्वर है, तो ये क्या हो गया, पहले फर्स्ट प्राइमरी सर्वर है तो इसने कॉल किया पोस्ट स्लैश यूआरएल। तो ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में ना, ये यूआरएल्स में एक शॉर्ट यूआरएल कोड, मतलब एक शॉर्ट यूआरएल जनरेट करेगा, जनरेट शॉर्ट यूआरएल। ये सर्विस क्या रिस्पॉन्सिबल होगी, एक शॉर्ट यूआरएल जनरेट करने के लिए, और फिर सेव दैट शॉर्ट यूआरएल टू डीबी। तो यूआरएल शॉर्ट यूआरएल कोड एंड देन ओरिजिनल यूआरएल जो हमने यूआरएल पास किया एक्चुअली वो यूआरएल, एंड देन द शॉर्ट यूआरएल जो हमने जनरेट किया वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, एंड देन क्रिएशन टाइम, एक्सपायरेशन टाइम एंड क्रिएटेड बाई। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सो एक बार देखते हैं। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग दिस सिस्टम इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट अ शॉर्ट यूआरएल। सो यूजर्स आर गोइंग टू कम टू अस विद लॉन्ग यूआरएल्स एंड एक्सपेक्ट अस टू shrink them down to manageable size. We will outline the core component necessary to make this happen at high level. तो अभी मैंने बोला कि क्लाइंट है, एपीआई कॉल की पोस्ट स्लैश यूआरएल, ये जो सर्वर है जनरेट करेगा शॉर्ट यूआरएल, एंड देन वो शॉर्ट यूआरएल जनरेट करने के बाद ये डीबी में सेव कर देगा, एंड देन ये जो है अपना टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, तो अभी अभी वही है, एक्सप्लेन किया गया जो भी मैंने अभी बोला क्लाइंट, तो वही एक्सप्लेन है, रिटर्न है, आप नोट डाउन करो, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया कि ताकि आपके पास नोट्स हो। So client user interacts with the system through a web or mobile application. Primary server, the primary server receives requests from the client and handles all business logic like short URL creation and validation. तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सर्वर करेगा। सो गाइज आप वीडियो में धीरे धीरे जाओगे तो और भी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो एट द एंड आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन मिलेगा, एंड जो आपने एक्सप्लेन किया इंटरव्यूअर को तो डेफिनेटली वो इम्प्रेस होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये अपने जो तीनों हैं इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टोर्स द मैपिंग ऑफ शॉर्ट डेटाबेस, स्टोर्स द मैपिंग ऑफ शॉर्ट कोड्स टू लॉन्ग यूआरएल्स एज वेल एज द यूजर जनरेटेड एलियासेस एंड एक्सपायरेशन डेट। सो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, सो व्हेन अ यूजर सबमिट्स अ लॉन्ग यूआरएल द क्लाइंट सेंड्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू यूआरएल विद द लॉन्गर यूआरएल custom medicine and expiration date. Then the primary server receives the request and validates the long URL. This is to ensure that the URL is valid. सो गैस जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो एक मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि आपके लिए नोट्स अवेलेबल हो। सो अभी एक और चीज़ है इसमें, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने शॉर्ट यूआरएल जनरेट किया, तो शॉर्ट यूआरएल जनरेट करने के बाद डेटाबेस में सेव करने से पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो शॉर्ट यूआरएल ऑलरेडी है या नहीं है, और अगर वो शॉर्ट यूआरएल ऑलरेडी है तो हम डेटाबेस में सेव नहीं करेंगे, बिकॉज इससे अपनी यूनिकनेस जो है वो मेंटेन रहेगी।
तो वही मैंने इन पॉइंट्स में भी वही बता रखा है, टू वैलिडेट द यूआरएल इज वैलिड वी कैन यूज पॉपुलर ओपन सोर्स ड्राइव। जैसे हम यूआरएल को भी एक वैलिडेशन भी कर सकते हैं ना कि यूआरएल वैलिड है, ये प्रॉपर यूआरएल है या नहीं, क्योंकि एचटीटीपीएस एंड देन www डॉट, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कोई पास ऑन कर रहा है एज अ यूआरएल। सो वो सारी चीज़ें वैलिडेट होनी चाहिए। टू चेक इफ द यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर सिस्टम वी कैन क्वेरी आवर डेटाबेस टू सी इफ इट द लॉन्ग यूआरएल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो जैसे मैंने बताया कि पहले डेटाबेस से चेक करेंगे एंड देन ये सारी चीज़ें बाद में जाके चेंज हो सकती हैं। जैसे ये अपना एक डेटाबेस कॉल जा रही है, तो अभी देखेंगे हम कैसे इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इफ द यूआरएल इज वैलिड एंड डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट वी कैन प्रोसीड टू जनरेट अ शॉर्ट यूआरएल अनलेस फॉर नाउ वी विल abstract दिस वे एज सम मैजिक फंक्शन। सो वही है, मैं अभी बाद में देखेंगे कि कैसे इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अभी अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि एक जो है यूज़र ने /यूआरएल भेजा, लॉन्ग यूआरएल, एंड देन शॉर्ट यूआरएल जनरेट हुआ और डेटाबेस में सेव हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द ओरिजिनल यूआरएल बाय यूजिंग शॉर्टन यूआरएल। अब शॉर्ट यूआरएल से जो लॉन्ग यूआरएल है वो, मतलब जो लॉन्ग यूआरएल मीन्स ओरिजिनल यूआरएल, और लॉन्ग यूआरएल आप सेम समझो, जो रेफर करूंगा इस वीडियो में आगे भी, तो उस पर रिडायरेक्ट होना चाहिए शॉर्ट यूआरएल से जो यूज़र है। सो नाउ आवर शॉर्ट यूआरएल इज लाइव एंड यूजर्स कैन एक्सेस द ओरिजिनल यूआरएल बाय यूजिंग द शॉर्टन यूआरएल, जो हमने देख लिया प्रीवियस स्टेप में। Importantly, this shortened URL exists at a domain that we own. For example, if our site is located at short.li, then our short URLs look like short.li/abc123, and all requests to that short URL go to our primary server. Okay. तो फिर गाइज अभी 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 अब दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे हमने ये देख लिया post/urls, ये क्या करता है, जनरेट कर रहा है शॉर्ट यूआरएल लॉन्ग यूआरएल से एंड देन ये डेटाबेस में सेव कर रहा है। अब ये भी देखेंगे हम कि शॉर्ट यूआरएल जनरेट कैसे हो रहा है एंड देन कॉलिजन्स वगैरह कैसे अवॉइड करते हैं, वो नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, हाई लेवल डिज़ाइन कैसे इस वीडियो में, बाकी सारी चीज़ें भी अभी आगे हम समझेंगे। तो गाइस अब ये सेकंड रिक्वायरमेंट है कि गेट शॉर्ट कोड, गेट/शॉर्ट कोड, इस एपीआई से हमें क्या हुआ, हमने हिट किया अपने प्राइमरी सर्वर को। अब इसने क्या किया, लुक अप ओरिजिनल यूआरएल इन डीबी। सो डीबी में चेक किया शॉर्ट यूआरएल कोड के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल यूआरएल क्या है एंड रिटर्न विद 302 रीडायरेक्ट, एंड देन जो ओरिजिनल यूआरएल है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया विद 302। सो ये अपनी होगी दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल। So when a user accesses a shortened URL, the following process occurs. The user's browser sends a GET request to our server with the short code, e.g. get/abc123. Okay, ये हमने समझ लिया। और प्राइमरी सर्वर रिसीव्स द दिस रिक्वेस्ट एंड लुक्स अप द शॉर्ट कोड। अब abc123 के लिए डेटाबेस में चेक करेगा अपना सर्वर एंड इफ द शॉर्ट कोड इज फाउंड एंड हैजंट एक्सपायर। अब शॉर्ट कोड मिल गया और एक्सपायर नहीं हुआ। By comparing the current data to the expiration date in the database, the server retrieves the corresponding long URL. Long URL मिल गया, then the server then sends an HTTP redirect response to the user's browser instructing it to navigate to the original long URL, जो हमने डिस्कस किया। सो गाइज अब यहाँ पे दो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। जो अपना रिडायरेक्शन का कोड है ना, वो 301 होता है एक, और ये 302 होता है। तो अपने को किस पे रिडायरेक्ट करना है तो वो हम समझते हैं। सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ HTTP रिडायरेक्ट्स दैट वी कुड यूज फॉर दिस पर्पज। एक जो है 301 होता है परमानेंट रिडायरेक्ट, एंड जो 302 होता है वो है टेम्पररी रिडायरेक्ट। तो 301 में क्या होता है कि जैसे हमने शॉर्ट यूआरएल से लॉन्ग यूआरएल फैच किया एंड देन हमने उस लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, अपना ना ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र एक कैशे में ना अपना जो लॉन्ग यूआरएल है जिस पे रिडायरेक्ट होना है वो सेव कर लेगा कैशे में। तो अब नेक्स्ट टाइम वही शॉर्टन यूआरएल के साथ कॉल आएगी ना, तो ब्राउज़र जो है ना वो चेक करेगा कि कैशे में वो रिडायरेक्शन है, तो वो रिडायरेक्ट कर देगा वहीं से इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सर्वर, तो सर्वर पे जाएगा ही नहीं। तो ये परमानेंट रिडायरेक्ट हो गया। बट 302 में क्या होगा, टेम्परेरी रिडायरेक्ट में जब भी एपीआई कॉल होगी, लाइक शॉर्ट यूआरएल, जब भी शॉर्ट यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल हम फैच करेंगे तो वो रिडायरेक्ट अगेन सर्वर को हिट करेगा, डेटाबेस को कॉल करेगा एंड देन फिर उसके बाद जो है वो रिडायरेक्ट करेगा अगेन उस पर 302 टेम्परेरी रिडायरेक्ट रहेगा। तो गाइस दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं। तो जैसे ये 301 परमानेंट रिडायरेक्ट ये थोड़ा फास्ट है, अगेन प्राइमरी सर्वर को हिट नहीं कर रहे हैं, बट हम अपने एप्लीकेशन में 302 लेंगे। देन द रीज़न इज़ लाइक कि 302 बेसिकली
अपने को सपोज करो कुछ फेलियर आ गया, कुछ एक्सपायरेशन हो गया, तो अपने पे लॉक्स रहेंगे कि इसने सर्वर को हिट किया एंड देन फिर उस रिक्वेस्ट को हम मॉनिटर कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाई वी गोना यूज 302. So 301, this indicates that the resource has been permanently moved to the target URL. Browser typically caches this response, meaning subsequent requests for the same short URL might go to directly to the long URL by passing our server, जो मैंने बोला. So the response back to the client looks like this: HTTP 11301 moved permanently location इस पे जो long URL है उस पे location पे redirect कर दिया. 302 temporary redirect. This suggests that the resource is temporarily located at a different URL. Browser do not cache this response, ensuring that future requests for the short URL will always go through our first server first. तो वही जो मैंने explain किया. So मैंने बोला for a URL shortener a 302 redirect is often preferred because the reason is like it gives us more control over the redirection process, allowing us to update or expire links as needed. So मैंने बोला कि हम expire को कर सकते हैं links को और अपने पे control आता है अगर server को hit होता है तो. And it prevents browser from caching the redirect, which could cause issues if we need to change or delete the short URL in the future. So guys, अगर हमें future में short URL delete भी करना पड़ा and हमने एक temporary cache में आ गया तो वहाँ पे inconsistency आ सकती है, problem create हो सकते हैं. That's why हम जो है 302 redirection पे जाएंगे. इट अलाउ अस टू ट्रैक क्लिक्स एंड जो क्लिक्स है वो भी ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज अगर हम सर्वर पे जाएगा ही नहीं, कैसे से हिट हो जाएगा तो हम क्लिक कैसे ट्रैक करेंगे. सो ये वाली चीज़ है. इट अलाउ अस टू ट्रैक क्लिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच शॉर्ट यूआरएल इवन थो दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस डिज़ाइन. ओके, सो गाइज हमने हाई लेवल डिज़ाइन देख लिया. दो ही सिंपल सा है. अपना क्लाइंट है, प्राइमरी सर्वर है, डेटाबेस है. पोस्ट स्लैश यूआरएल से क्या किया इसने, यूआरएल लॉन्ग यूआरएल भेजा एंड देन फिर इसने प्राइमरी सर्वर ने जनरेट किया शॉर्ट यूआरएल. उसके बाद जनरेट करने के बाद चेक किया डेटाबेस में कि शॉर्ट यूआरएल रिस्पेक्ट में है या नहीं है. उस लॉन्ग यूआरएल के रिस्पेक्ट में कोई शॉर्ट, पहले तो ये पोस्ट स्लैश यूआरएल जाएगा तो लॉन्ग यूआरएल के रिस्पेक्ट में कोई शॉर्ट यूआरएल तो नहीं है एंड देन फिर वो जनरेट करेगा शॉर्ट यूआरएल एंड देन फिर डेटाबेस में सेव करेगा. सिमिलरली गेट स्लैश शॉर्ट कोड में यहाँ पे क्या होगा कि हम शॉर्ट यूआरएल से लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट करने वाले हैं. तो ये पे कॉल हुई, प्राइमरी सर्वर ने लुकअप ओरिजिनल इन डीबी में देखा, रीड किया और फिर रीड करने के बाद वो उसने ओरिजिनल यूआरएल लेके आया, फिर रिटर्न विद 302 रीडायरेक्ट के साथ इसने रिटर्न कर दिया. तो अपनी हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो गई. अब गाइज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल डीप टाइप्स जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यूअर जो है इसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है. सो हाउ कैन बी इंश्योर दैट शॉर्ट यूआरएल्स आर यूनिक. जो शॉर्ट यूआरएल है ना वो यूनिक कैसे होंगी, वो हम कैसे अचीव करेंगे. तो गाइज वो हम देखते हैं. सो ऑल्सो लाइक यहाँ पे एक और चीज़ है कि कॉलिजन नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर रहे हैं तो सेम यूआरएल जनरेट नहीं होना चाहिए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं. तो गाइज आपने बेस 62 इनकोडिंग सुना होगा. इसमें क्या होता है, ये हम 0 to 9 A to Z एंड एक स्मॉल A to Z एंड देन ये जो भी हम पास करते हैं तो अराउंड 7 कैर में ये एक यूनिक आईडी जो है वो जनरेट कर देता है बेस्ड ऑन द वट एवर वी आर पासिंग. जो भी हमने यूआरएल पास किया, जैसे हमने लॉन्ग यूआरएल पास किया, लॉन्ग यूआरएल, तो ये 5 to 7 करेक्टर में अपनी यूनिक आईडी जनरेट करता है. सो वन वे टू गारंटी वी डोंट हैव कॉलिजन इज टू सिंपली इंक्रीमेंट अ काउंटर for each new URL. We can then take the output of the counter and encode it using base 62 encoding to ensure it's a compacted representation. So guys अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे जो अपनी लॉन्ग URL आया, तो सपोज करो लॉन्ग 1 ये फर्स्ट URL आया तो हम एक काउंटर मेंटेन करेंगे. तो इसके लिए काउंटर होगा जैसे सपोज करो 1, तो फिर इस बेस पे हम एक बेस 62 इनकोड करेंगे एंड देन एक नंबर जनरेट होगा, एक कोड जनरेट होगा एंड उसको हम एज ए शॉर्ट यूआरएल लेंगे. तो इससे क्या होगा, ये काउंटर से क्या होगा कि अब नेक्स्ट जो यूआरएल होगा लॉन्ग यूआरएल उसके लिए जो है ना काउंटर 1 से 2 हो जाएगा सपोज करो, या फिर कुछ भी एक रैंडम वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बट वो इंक्रीमेंट होएगी. तो इंक्रीमेंट होएगी, इससे अपना कॉलिजन तो आ ही नहीं सकता बिकॉज जो है ना वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 2 3 4. तो सबके लिए एक अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जो है बेस 62 इनकोड करेंगे तो अलग अलग एक
बेस 62 यूनिक आईडी जनरेट होगी। तो इससे हम कॉलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? अब जैसे अब सपोज करो ये अपना एक इधर है सर्वर है, अब एक काउंटर होगा, अभी नीचे वाली ही स्लाइड्स में देखते हैं। सो इसको हम अचीव कर सकते हैं, एक तो रेडिस से अचीव कर सकते हैं। रेडिस जो है अपने को इंक्रीमेंट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, रेडिस से अचीव कर सकते हैं। सो रेडिस इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर मैनेजिंग दिस काउंटर बिकॉज इट्स अ सिंगल थ्रेड। रेडिस जो है सिंगल थ्रेड होता है एंड देन सपोर्ट्स एटॉमिक ऑपरेशन, मीन्स लाइक एटोमिसिटी रहती है कि मतलब सिंक्रोनाइज्ड होता है, ऐसा नहीं कि सेम ही रिक्वेस्ट, जैसे दो रिक्वेस्ट आई काउंटर के लिए एंड दोनों को वो वन वन काउंटर रिटर्न नहीं करेगा, एक को वन करेगा दूसरे को फिर टू करेगा, ये मेक श्योर करता है रेडिस। So Redis process one command at a time, eliminating race condition its increment। जैसे मैंने बोला incr मैंने बोल दिया, बट ये incr command is atomic, meaning the increment operation is guaranteed to execute completely without interference from other operation। This is crucial for our counter। We need absolute certainty that each URL gets a unique number with no duplicates or gaps। मैंने जैसे बताया कि हम कॉलिजन अवॉइड करने के लिए, लाइक सपोज फॉर मल्टीपल लॉन्ग यूआरएल्स, जैसे सपोज करो 1 बिलियन लॉन्ग यूआरएल्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 1 बिलियन यूआरएल्स के लिए हमारा जो है कॉलिजन आ जाए मीन्स अगर हम बेस 62 खाली यूआरएल के बेस पे बेस 62 हम कर रहे हैं, बेस 62 ऑफ लॉन्ग यूआरएल्स कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सेम शॉर्ट यूआरएल जनरेट हो जाए, नॉट शॉर्ट यूआरएल बट यस शॉर्ट कोड जो हम B62 में यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं, यूनिक नंबर जो है वो सेम कॉलिजन आ जाए। फिर कॉलिजन आ जाएगी तो फिर डिफरेंट लॉन्ग यूआरएल्स के लिए सेम शॉर्ट यूआरएल होगा, तो ये इनकन्सिस्टेंसी होगी जो अपने यूज़र्स को हम नहीं दे सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे डेटाबेस में चेक करें कि वो यूआरएल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा मतलब डेटाबेस कॉल, तो ये एफिशिएंट भी नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या सोचा कि एक काउंटर होगा एंड जो काउंटर है काउंटर के बेस पे हम बेस 62 करेंगे एंड देन फिर अगेन दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन अगेन हम बेस 62 करेंगे एंड देन फिर अपनी यूनिक आईडी जो भी है वो जनरेट होएगी एंड देन वो यूनिक आईडी मैप हो जाएगी वो लॉन्ग यूआरएल के साथ। तो इससे हम कॉलिजन अवॉइड कर सकते हैं। So each counter value is unique, eliminating the risk of collision without the need for additional checks। Incrementing a counter and encoding it is computationally efficient, और efficient भी है कि हम काउंटर ले रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग यूआरएल आया उसका काउंटर 1 आया, रेडिस ने 1 दिया, फिर अगेन इंक्रीमेंट करके वो 2 देगा, फिर 1 को हम बेस 62 इनकोडिंग कर रहे हैं एंड देन कुछ 5 to 7 कैरेक्टर या फिर डिजिट का एक यूनिक कोड जनरेट हो रहा है, ये वो यूनिक कोड के रिस्पेक्ट में हम लॉन्ग यूआरएल जो है लॉन्ग यूआरएल सेव कर दे रहे हैं। Okay, so each counter value is unique, eliminating the risk of collision without the need for additional checks। Incrementing a counter and encoding it is computationally efficient, supporting high throughput। With proper counter management, the system can scale horizontally to handle massive numbers of URLs। The short code can be easily decoded back to the original ID if needed, adding in database lookups। So guys, वही है कि काउंटर से हमारी कॉलिजन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी क्या हुआ, अभी अपना कुछ नहीं है, वो डायग्राम बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह, बट हमारे ये एक जो काउंटर है ना ये एक एड ऑन हो गया। तो गाइज अभी काउंटर का है ना सर्विस में ही, अब देखो 2 अप्रोचेज है ये काउंटर का। एक तो अगर सपोज करो हम इस सर्विस में ही काउंटर अप्रोच एक लॉजिक लिखते हैं, तो होगा क्या कि ठीक है ये लॉजिक तो ठीक चलेगा, ये काउंटर वाला लॉजिक ठीक चलेगा, बट अगर सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल स्केल हो गया, हॉरिजॉन्टल स्केल मीन्स एक सर्वर है प्राइमरी सर्वर, एक और सर्वर आ गया, यहाँ पे एक और सर्वर आ गया, तो अब दोनों के लिए सेम काउंटर रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर डिफरेंट काउंटर रखते हैं, ये लॉजिक लिखते हैं काउंटर का इस सर्विस में एंड देन इस सर्विस में, सर्वर मतलब सेम है, सर्वर सेम है, लॉजिक भी सेम है, ठीक है, बट सर्वर डिफरेंट है, मतलब 2 पार्ट्स है क्यूबरनेटिक्स के टर्म्स में 2 पार्ट्स है, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्केल हो गया, एक एक सर्विस के 2 पॉड्स चल रहे हैं कुबरनेटिस में। तो उस बेस में होगा क्या कि इसका अपना एक इसका काउंटर चलेगा, उसका काउंटर चलेगा, दूसरे सर्विस का जो सेम ही सर्विस है, प्राइमरी सर्वर है, बट तो फिर इसमें ना कॉलिजन के चांसेस रहेंगे। तो दैट्स वाई हमने रेडिस चूज किया
कि रेडिस जो है ना ग्लोबली होगा, एक ग्लोबल रेडिस होगा, एंड देन ये जो है रिस्पॉन्सिबल होगा ये काउंटर जनरेट करने के लिए। सो तो इसमें इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये काउंटर ऐड हो गया, प्राइमरी सर्वर वही है कि पोस्ट स्लैश यूआरएल किया एंड इससे जो है जनरेट शॉर्ट यूआरएल सेव टू डीबी, एंड देन इससे क्या हुआ, लुकअप ओरिजिनल यूआरएल इन डीबी एंड रिटर्न विद 302 रीडायरेक्ट, एंड देन ये काउंटर है कि काउंटर के बेस पे शॉर्ट यूआरएल जनरेट होगा। तो अभी हम देखते हैं आगे। Okay, so challenger in a distributed environment, maintaining a single global counter can be challenging due to synchronization issue. So जैसे मैंने बोला कि एक single counter वो maintain करना difficult है। All instances of our primary server would need to agree on the counter value. So जो जितने भी instances है हमारे primary server के, जैसे मैंने pods बोला, instance भी बोल सकते हैं, suppose 2-3 instance है, तो वो जो है ना वो काउंटर जो है ना उनके लिए मतलब सेम होना चाहिए। सो ऑल इंस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्वर वुड नीड टू एग्री ऑन द काउंटर वैल्यू पे तीनों को एग्री करना चाहिए। सो इसके बारे में भी हम और ज़्यादा बात करेंगे जब हम स्केल करेंगे, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस व्हेन वी गेट इनटू स्केलिंग। We also have to consider that the size of a short code continues to increase over time. With this method, to determine whether we should be concerned about length, we can do a little math. If we have suppose अब अपना कितना डेटा है एंड देन कितना बेस 62 जो है, अब हमें हमारा सपोज करो 1 बिलियन यूज़र है, अब बेस 62 ओनली 50 मिलियन जनरेट कर सकता है यूनिक आईडी, तो आप बेस 62 को ले नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है, बेस 62 बहुत ही अराउंड 50 बिलियन के करीब यूनिक कोड जनरेट कर सकता है बेस 62। जैसे ये जेड, ए कैपिटल जेड 029 एंड ए स्मॉल जेड, सो इसके बेस पे ये अराउंड 50 बिलियन आई फील ये यूनिक नंबर जनरेट करता है। So if we have 1 billion URL, suppose करो 1 billion URLs है, when the base 62 encoded, this would result in a 6 character string. Base 62 से 6 character string generate होगा। Here's why, like ये ये एक वैल्यू है इन बेस 62 इज, मतलब ये इस वैल्यू को हम अगर बेस 62 करेंगे तो जनरेट होगा ऐसे 15 FTGJ, तो इसका बेस 62 हो गया ये। So this means that even with a billion URLs, चाहे billions URLs हो, our short codes would still be quite compact as we approach 62 की power 7. So 62 power 7 over 3.5 trillions. So around 3.5 trillions URL we need to move to 7 character cores. This scalability allows us to handle massive number of URLs while keeping the code short and efficiently neutralizing the concern. So guys, अगर 7 characters अगर हम base 62 से generate करें तो अराउंड 3.5 ट्रिलियन URLs जनरेट हो सकते हैं यूनिक विद बेस 62। सो हम बेस 62 के साथ जा सकते हैं बिल्कुल। तो ये गाइज हो गया हाउ टू अवॉइड कॉलिजन, हाउ वी कैन एंश्योर शॉर्ट यूआरएल्स आर यूनिक एंड कॉलिजन फ्री। सो हमने देख लिया काउंटर से एंड देन रेडिस। अब आगे देखते हैं दूसरा चैलेंज देखते हैं। तो ये गाइज इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कॉलिजन कैसे अवॉइड करोगे, एंड देन फिर सेम यूआरएल्स, लॉन्ग यूआरएल से सेम यूआरएल आ गया तो फिर कैसे, मतलब शॉर्ट यूआरएल जनरेट कैसे करोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें बेस 62 एनकोडिंग ये सारी चीज़ें समझानी है कि बेस 62 यूज़ करेंगे एंड देन एक काउंटर ले लेंगे, एंड काउंटर जो है वो आप स्टार्टिंग में तो ये बोलो कि एक काउंटर जो सर्विस लेयर पे है एक काउंटर होगा अपना, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर इसके इस सर्विस के 2 पॉट्स है, 2 इंस्टेंसेस है, तो फिर वो काउंटर कैसे सिंक करेगा दोनों इंस्टेंसेस के साथ। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि हम ग्लोबली एक रेडिस लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ये सपोज करो हॉरिजेंटल स्केल है, मतलब 2 पॉट्स आ गए, तो रेडिस होगा दोनों सर्वर्स इंस्टेंसेस के लिए मतलब वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। एंड रेडिस जैसे मैंने बोला थ्रेड सेफ है, एंड देन एक बारी में एक ही रिक्वेस्ट मतलब एक्सेप्ट करता है, एंटरटेन करता है। ऐसा नहीं होगा कि 50 रिक्वेस्ट आ गई एंड 50 में से 3-4 के लिए एक टाइम पे 3-4 के लिए इसने सेम कर दिया, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो सबके लिए एक प्रॉपर वे में इंक्रीमेंट करके देगा। तो गाइस हमारी दूसरी प्रॉब्लम है हाउ वी कैन वी इंश्योर दैट द रीडायरेक्ट्स आर फास्ट। अब जो रीडायरेक्ट है ना वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज डेटा सेट, अब अपने देखा कि अपने पे यूआरएल्स अराउंड 1 बिलियन है, ठीक है। सो व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज डेटा सेट ऑफ शॉर्टन यूआरएल्स, finding the right match quickly becomes crucial for a smooth user experience. Without any optimization, our system would need to check every single pair of short and the original URLs in the database to find the one we are looking for.
This process known as full table scan can be incredibly slow, especially as the number of URLs grows into the millions or billions. So guys, suppose करो अपना डेटाबेस है एंड डेटाबेस में जो है ना अराउंड बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूआरएल्स हैं, नॉट यूजर, बिलियंस ऑफ यूआरएल है, 1 बिलियन यूआरएल्स हैं। तो अगर सपोज करो अब अपने को शॉर्ट यूआरएल के बेस पे ओरिजिनल जो लॉन्ग यूआरएल है वो चाहिए, तभी शॉर्ट यूआरएल तो अपने को डेटाबेस से ही लेके आना पड़ेगा। अब डेटाबेस में अगर हम फुल टेबल स्कैन करते हैं, फिर 1 बिलियन रिक्वेस्ट जो है ना, 1 बिलियन स्केल फुल टेबल स्कैन होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनएफिशिएंट है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो टाइम लग सकता है, डेटाबेस को रिटर्न करने में टाइम लग सकता है। तो आपके दिमाग में डेफिनेटली इंडेक्सिंग ना आया होगा कि हम एक इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फुल टेबल स्कैन। तो अब देखते हैं, हाँ डेफिनेटली ऐड एन इंडेक्सिंग, नॉट गुड, बट ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इंडेक्स बी ट्री इंडेक्स है, वो एक शॉर्ट यूआरएल के बेस पे हम शॉर्ट यूआरएल को एज ए इंडेक्स, शॉर्ट कोड को एज ए इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारा ये फास्ट हो जाएगा रीड ऑपरेशन, बट इसमें चैलेंज क्या है? सो द मेन चैलेंज लाइज इन द शेयर वॉल्यूम ऑफ द रीड ऑपरेशन रिक्वायर्ड विद 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर। 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है, तो assuming each user perform an average of 5 redirects per day we are looking at. So guys, suppose करो 100 मिलियन यूजर है, अब ये 5 रीडायरेक्ट से रीडायरेक्ट कर रहे हैं पर डे, ठीक है, एक्टिव यूजर हैं और 5 रीडायरेक्ट्स पर डे कर रहे हैं, मतलब 5 बारी शॉर्ट यूआरएल से लॉन्ग यूआरएल जनरेट कर रहे हैं। तो 100 मिलियन, 100 मिलियन इंटू में 5 कितना हो जाएगा अपना, अराउंड 1 10 100 1000 10 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड 50 करोड़, अराउंड 50 करोड़ रीडायरेक्ट्स हो जाएंगे पर डे, रीडायरेक्ट्स पर डे। एंड अगर पर सेकंड निकालें तो अराउंड हमारे 5000, इस नंबर को 50 करोड़ को हमने 86,400 सेकंड से डिवाइड किया, तो अराउंड 5787 रीडायरेक्ट्स पर सेकंड हो जाएंगे। तो इतने रीडायरेक्ट्स हो जाएंगे इवन विद इंडेक्सिंग, डेटाबेस के लिए उतना इजी नहीं होगा इतने इतने डेटाबेस हिट्स, एंड देन पॉसिबिलिटी अपना डेटाबेस डाउन चला जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो डाउन नहीं जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है डाउन चला जाए, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि स्लो हो जाए अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्लो हो जाए। So this assumes like 5787 redirects per second. This assumes redirects are evenly distributed throughout the day, which is unlikely. Most redirects will occur during peak hours, which means we need to design for high traffic spikes. Multiplying by 100x to handle the spikes means we need to handle around 100k reads operation per second. So guys, ये जो है ना पीक आवर में इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, लाइक अगर बहुत ही ज़्यादा है तो फिर अगर हमें पर्फ टेस्टिंग भी करनी है एंड देन ये ग्रो भी हो सकता है, मतलब जो डेफिनेटली रीडायरेक्ट सपोज करो 10 हो गए एंड या फिर यूज़र इंक्रीज हो गए, तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा, तो फिर अराउंड 600 के रीड ऑपरेशन पर सेकंड हो जाएगा। तो फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा इंडेक्सिंग के साथ। सो इवन विद ऑप्टिमाइज क्वेरीज एंड इंडेक्सिंग, अ सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस में स्ट्रगल टू कीप अप विद दिस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. This high read load could lead to increased response times, potential timeouts, and might affect our other database operation like URL shortening. So guys, इसके साथ मतलब 600k reads, 600,000 reads ऑपरेशन पर सेकेंड। सो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकता है अगर डेटाबेस स्केल्ड अप नहीं है, मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं है डेटाबेस के, शार्डिंग वगैरह नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जो है अपना डेटाबेस जो है, इवन शार्डिंग के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि 600 के रीड ऑपरेशन पर सेकंड हो जाएगा, तो अपना टाइम आउट्स हो सकता है, किसी किसी रिक्वेस्ट के लिए टाइम आउट्स हो सकता है, एरर आ सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा, एंड अदर जो है अदर फीचर्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं। तो गाइज इसका एक ग्रेट सॉल्यूशन है, इम्प्लीमेंटिंग एन इन मेमोरी कैशे, एग्जांपल रेडिस। सो अभी इन मेमोरी रेडिस क्या करेगा, रेडिस गाइज जो अपने हॉट यूआरएल्स हैं एंड इवन फ्यू यूआरएल्स है हम रेडिस में सेव कर देंगे। तो होगा ये कि सेम है अपना क्लाइंट पोस्ट यूआरएल्स गेट शॉर्ट कोड, तो यहाँ पे एक रेडिस आ जाएगा, रेडिस इंट्रोड्यूस हो गया, की में शॉर्ट कोड होगा, वैल्यू में ओरिजिनल यूआरएल होगा। तो अभी अपने को जैसे गेट स्लैश शॉर्ट कोड हमने किया, सो ये क्या करेगा, ये जो है मतलब चेक कैशे, मतलब अभी कैशे पे चेक होगा कि ये शॉर्ट कोड के बेस पे अपना ओरिजिनल यूआरएल क्या है।
ओरिजिनल यूआरएल मिला, इसने तुरंत रिटर्न कर दिया। तो फिर इससे होगा ये इससे बेनिफिट ये होगा कि ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, इवन मिली सेकेंड में ये इन मेमोरी कैसे जो है इन मेमोरी ये रिटर्न कर देगा, तो अपना टाइम बहुत ही सेव होगा। एंड देन उसके बाद अगर सपोज करो कि कैशे में शॉर्ट कोड के बेस पे अगर यूआरएल ना मिले, तो अब ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये डेटाबेस को हिट करेगा एंड डेटाबेस से शॉर्ट यूआरएल के बेस पे ओरिजिनल यूआरएल लेगा एंड देन वो रिटर्न करेगा और रेडिस में सेव कर देगा। तो ये अभी देखते हैं। टू इम्प्रूव अभी to improve redirect speed, we can introduce an in-memory cache like Redis or Memcache between the application server and the database. So this cache stores the frequently accessed mapping of short codes to long URL. So जो frequently accessed mappings जो भी है वो हम Redis में store करेंगे. So when a redirect request comes in, the server first checks the cache. If the short code is found in the cache, a cache hit, the server retrieves the long URL from the cache, significantly reducing latency. If not found a cache miss, the server queries the database, retrieves the long URL and then stores into the cache for future request. So जैसे मैंने explain किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है. So the key here is that instead of going to disk, we access the mapping directly from the memory. So disk means database पे जाने से पहले हम memory से ही हम data को access कर लें. So the difference in access speed is significant. So अभी देखते हैं, जैसे हम Redis को use करके एक्सेस टाइम क्या, मतलब जैसे हम रेडिस सपोज करो रेडिस को हिट किया इंस्टेड ऑफ डेटाबेस, तो 100 नैनो सेकेंड अराउंड 0.001 मिली सेकेंड में अपना काम बन जाता है, ये रिस्पॉन्स टाइम आएगा। और अगर हम एसएसटी जैसे डेटाबेस को हिट करते हैं तो 0.1 मिली सेकेंड, सो यहाँ पे 0.0001 मिली सेकेंड है, यहाँ पे 0.1। और एस टी डी एक्सेस हार्ड ड्राइव हिट करते हैं तो वहाँ पे 10 मिली सेकेंड लगता है रिस्पॉन्स में। सो दिस मीन्स मेमोरी एक्सेस इज अबाउट 1000 टाइम फास्टर देन एस एस टी। सो एस एस टी से ये रेडिस है वो 1000 टाइम्स फास्टर है एंड 1 लाख टाइम्स, और इससे तो 1 लाख टाइम फास्टर है देन एस टी टी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। सो मेमोरी कैन सपोर्ट मिलियंस ऑफ रीड्स पर सेकेंड, मतलब अब जैसे हमने 600 के रिक्वेस्ट पर सेकेंड की बात करी थी, बट इन मेमोरी क्या करता है, कैन सपोर्ट मिलियंस ऑफ रीड्स पर सेकेंड। एंड एस एस टी ये क्या करता है, 1000 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड सपोर्ट करता है एंड एस टी टी 100 to 200 इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओनली। सो गाइस जैसे अपना ये फाइनल, नॉट फाइनल बट हाँ, अभी अपने अपने कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कैसे पहले मतलब जब जैसे हम गेट स्लैश शॉर्ट कोड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कैसे पे चेक करेगा, शॉर्ट कोड के बेस पे ओरिजिनल यूआरएल है तो वो रिटर्न कर देगा, एलसीए फिर डेटाबेस को हिट करेगा। तो ये एक एड ऑन हो गया अपने डायग्राम में। अब इसके साथ चैलेंजेस आते हैं रेडिस के साथ, जैसे इनवैलिडेशन एंड देन किस बेस पे, लाइक हम रेडिस में डेटा स्टोर करेंगे, मतलब शॉर्ट कोड और ओरिजिनल यूआरएल ये किस बेस पे करेंगे, तो इसके लिए हम इंटरव्यूअर से डिस्कस करते हैं, इवन द प्राइसिंग एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें ट्रेड ऑफ है, तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स टाइम कम के लिए तो हमें इसके साथ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। So challenges वही है, while implementing an in-memory cache offers significant performance improvement, it does come up with its own set of challenges. Cache invalidation can be complex. Cache कब किस टाइम पे invalidate करना है ये थोड़ा important है, because after some time जो expiration time है हर एक short code का, तो कैसे हम वो सब सोचेंगे, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो एक चैलेंजिंग है। बट इट्स फाइन, हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, वो हम अचीवेबल है, तो हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं इसके साथ अपना रिस्पॉन्स टाइम को, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। सो कैसे इनवैलिडेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेशली व्हेन अपडेट्स और डिलीशन ऑकर्स, सो दिस इशू इज मिनिमाइज सिंस यूआरएल्स आर मोस्ट रेडी हैवी and rarely change. The cache needs time to warm up, meaning initial request may still hit the database until the cache is populated. Memory limitation requires careful decision about cache size, eviction policy, e.g. LRU recent use. So guys आप ये पढ़ सकते हो, आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो गाइज अपना अब लास्ट डीप डाइव्स है, मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हाउ कैन वी स्केल टू सपोर्ट 1 बिलियन शॉर्टन यूआरएल्स एंड 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर। तो अब 1 बिलियन मतलब कैसे स्केल करेंगे कि 1 बिलियन शॉर्टन यूआरएल्स, जो शॉर्ट यूआरएल्स है डेटाबेस में 1 बिलियन हो और अराउंड 100 मिलियन यूजर्स एक्टिव यूजर है पर डे। सो वो देखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्किल रीड्स विद कैशिंग, सो लेट्स लुक एट राइट्स। तो रीड को हमने देखा, रीड जो है वो अपना रेडिस से होगा, हम रीड को तो स्केल कर चुके हैं ऑलरेडी, रेडिस से रीड होगा जो हॉट यूआरएल्स है, मतलब हॉट यूआरएल्स में फ्रिक्वेंटली एक्सेस और जो मोस्ट एक्सेस्ड ओरिजिनल यूआरएल है शॉर्ट कोड के थ्रू वो रेडिस से एक्सेस होंगे।
तो अपना डेफिनेटली ये स्केल हो गया, रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया, डेटाबेस के पास हिट भी कम गया, तो ये मैनेजेबल है, ये हमने देख लिया एक। बट अदर चीज़ देखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्केल रीड्स विद कैशिंग, सो लेट्स लुक एट राइट्स को देखते हैं। सो ईच रो 200 बाइट्स। सो गाइज जो भी शॉर्ट कोड है, क्रिएशन टाइम है, एलियासेस एक्सपायरेशन टाइम है, सो वो सब मिला के अराउंड 500 बाइट्स मेटा डेटा होगा ईच रो। सो सपोज अपना 1 बिलियन मैपिंग है, सो 500 बाइट्स इंटू में 1 बिलियन, अराउंड 500 GB हो जाएगा। सो जो मॉडर्न एस एस टीज हैं, मतलब मॉडर्न एस एस टीज कैन हैंडल दिस एंड ग्रोथ इज बाउंडेड। सो 500 GB ईजी है। AWS का डेटाबेस आता है जो 500 GB, वो तो मतलब टेराबाइट्स में होते हैं, बट हाँ 500 GB इजीली मैनेजेबल है, कोई इशू नहीं आने वाला। So but if needed we can shard later, but a single Postgres instance is fine for now. So एक single Postgres instance fine है 500 GB डेटा के लिए, बट हाँ हम sharding कर सकते हैं अगर needed, अगर ये डेटा इंक्रीज होता है ये, तो फिर sharding एक ऑप्शन है। सो अब डेटाबेस चॉइस देखते हैं। सो राइट्स आर लो, जो राइट्स हैं मतलब लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल क्रिएट होना, मतलब डेटाबेस में सेव होना, वो थोड़े कम है। जैसे हमने देखा कि 100K पर डे, मतलब सपोज करते हैं जो राइट्स है वो 100K पर डे, 100K पर डे है, तो इससे हुआ कि 1 पर सेकेंड एक राइट रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब एक लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट यूआरएल जनरेट हो रहा है 1 पर सेकेंड में, बट पर डे में ये 100K है, तो ये जो है वो मैनेजेबल है। सो एनी मॉडर्न डीबी वर्क्स लाइक पोस्ट माई स्कल डायनेमो डीबी एटसेट्रा। और इंटरव्यू में हम पोस्टग्रेस के थ्रू जा सकते हैं अगर श्योर नहीं है, बट हाँ कोई सा भी डेटाबेस है ये जो है एक अपडेट पर सेकंड वो इजीली मैनेजेबल है। तो एक हाई अवेलेबिलिटी। सो रेप्लिकेशन, मल्टीपल कॉपीज फेलियर पॉसिबल बट एट्स कॉम्प्लेक्सिटी। सो गाइज एक हमारे पे ये है कि अगर सपोज करो डेटाबेस डाउन हो गया तो हम क्या करेंगे। सो डेटाबेस डाउन हो गया तो उसके लिए अपने पे रेप्लिकेशंस होगा, मतलब डेटाबेस का रेप्लिका होगा, ताकि अगर एक डाउन हो तो फिर जो है वो रेप्लिकेशन से हम रीड राइट चीज़ें कर सकें। तो एक मल्टीपल कॉपीज होगा तो फेलियर पॉसिबल बट एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। सो एक बट ये कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐड कर देती है। और दूसरी चीज़ है हाई अवेलेबिलिटी के लिए बैकअप्स, पीरियोडिक स्नैपशॉट फॉर रिकवरी, मतलब एक पीरियोडिक हर एक इंटरवल के बाद ना हम स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने डेटा का, एंड देन अगर कुछ डाउन होता है तो वो स्नैपशॉट को अपलोड करके हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। एंड देन प्राइमरी सर्वर एंड सर्विसेज। सो हमने देखा कि रीड्स ऑपरेशन राइट से ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब दो सर्विस ले सकते हैं अपने सिस्टम डिज़ाइन में, एक रीड सर्विस ले सकते हैं और एक राइट सर्विस ले सकते हैं। रीड सर्विस क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा, एंड राइट सर्विस क्या करेगा यूआरएल को यूआरएल क्रिएशन करेगा। सो ये क्या करता है, इनेबल्स इंडिपेंडेंट स्केलिंग, मतलब जो रीड सर्विस है इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्केल करेंगे एंड राइट सर्विस के लिए अलग हॉरिजॉन्टल स्केल करेंगे। तो ये भी एक, इस अप्रोच से भी हम स्केलेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं एज रीड सर्विस ज़्यादा है। तो अभी अभी देखो, सपोज करो एक प्राइमरी सर्वर है, जब हमने देखा अब इसको हॉरिजॉन्टल भी स्केल करेंगे, तो जैसे 4 कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये एंटरटेन कर रहा है राइट्स को भी और रीड्स को भी। बट अगर हम इसको दो सर्विस में डिवाइड कर दें एंड दोनों सर्विस को, जैसे रीड्स को हम 4 इंस्टेंस बना दें एंड जो इसके हैं वो 2 इंस्टेंस ही रखें, राइट वाले के 2 इंस्टेंस बनाए, तो ये जो है ना अपना लोड डिवाइड हो गया, रीड के लिए एक दूसरी सर्विस, राइट के लिए अपनी दूसरी सर्विस। हम नीचे देखेंगे डायग्राम में अभी। तो enables independent scaling, both service can be horizontally scale, add more instance requires distributed। सो गाइस अभी देखोगे तो यहाँ पे अभी हमने क्लाइंट लिया, एपीआई गेटवे आ गया, बिकॉज अब किस सर्विस पे रिडायरेक्ट करना है वो एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा, राउट टू करेक्ट माइक्रो सर्विस। तो अपना राइट सर्विस आ गया, और राइट सर्विस क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि स्लैश यूआरएल जनरेट शॉर्ट यूआरएल सेव टू डीबी, डेटाबेस में सेव किया। अब रीड सर्विस क्या करेगा, लुकअप ओरिजिनल यूआरएल इन डीबी, कैसे से और लुकअप ओरिजिनल यूआरएल इन डीबी एंड रिटर्न विद 302। और पहले जैसे ये है, पहले ये कैशे को हिट करेगा एंड देन फिर उसके बाद फिर अगर कैशे में नहीं मिला फिर डेटाबेस को हिट करेगा। तो ये अपनी रीड सर्विस है, एंड इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं, मींस मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके हो जाएंगे। और फिर ये जो ग्लोबल काउंटर है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये राइट सर्विस है, तो अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि एक काउंटर, मतलब एक काउंटर सोर्स ऑफ ट्रुथ है, मतलब एक ही काउंटर मैनेज करेगा तीनों इंस्टेंस को, एंड देन वो काउंटर सिंक है इन तीनों इंस्टेंसेस के साथ,
वो कम पॉसिबिलिटी है, डेट्स वाई हमने ग्लोबल काउंटर ले लिया जो रेडिस ही होगा, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं, स्नोफ्लेक और स्नोफ्लेक वगैरह, बट हाँ रेडिस हम ले सकते हैं। रेडिस INCR इंक्रीमेंट प्रोवाइड करता है, एंड देन एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भी हिट होते हैं तो एक को इंटरटेन करेगा एंड देन वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो ये अपना बेनिफिट है। सो हाँ, ऑल राइट सर्विस इंस्टेंस fetch next counter compute code and store in DB। सो राइट सर्विसेज क्या होगा, वो काउंटर फेच करेगा, एक फेच काउंटर करेगा, फिर base62 इनकोड होगा एंड देन फिर वो शॉर्ट URL डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब जैसे ये नेटवर्क ओवरहेड मीन्स, अब यहाँ पे राइट सर्विस में आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, अब एक रेडिस को मतलब रेडिस को कॉल कर रहा है फिर काउंटर के लिए, एंड देन फिर वो काउंटर के बेस पे base62 इनकोडिंग कर रहा है एंड देन डेटाबेस में शॉर्ट URL सेव कर रहा है। सो ईच राइट रिक्वायर्स an extra network request to Redis for the counter. This overhead is negligible compared to the other system operations since network requests are very fast। तो ये मैनेजेबल भी है, मतलब Redis से काउंटर फेच करना, ये एक्स्ट्रा जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये मैनेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इशू क्रिएट नहीं करेगा। बट हमारे पे एक और अप्रोच है काउंटर बैचिंग। तो राइट सर्विस क्या करेगी, एक बार ही में ना 100 काउंटर ले लेगी इस रेडिस से, 1000 काउंटर्स ले लेगी, 1000 काउंटर्स एक बार में ले लेगी, एंड देन वो 1000 काउंटर्स को यूज़ करेगी, एंड जब 1000 काउंटर्स यूज़ हो गए, मतलब URLs जो है शॉर्ट URLs जो है मतलब जनरेट हो गए विद दिस 1000 काउंटर्स, देन अगेन फिर 1001 शॉर्ट URL रिक्वेस्ट के लिए, राइट रिक्वेस्ट के लिए वो फिर अगेन 1000 काउंटर्स फेच कर लेगी ग्लोबल काउंटर से। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है बीच में ये जो है मतलब सर्विस डाउन हो जाए, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमारे पे बहुत ही मतलब बिलियंस में यूनिकनेस है, तो फिर हमारे पे एक लिबर्टी है, तो वो वेस्ट भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता है। So counter batching to reduce Redis call further. Each write service request a batch, e.g. 100,000 values. Redis automatically increments the counter by 1000 and it returns the starting point. The service uses this value locally until exhausted. Benefits: drastically fewer network requests, reduced Redis load, uniqueness preserved, better performance। अब हाई अवेलेबिलिटी, सो यूज़ रेडिस रेप्लिकेशन फॉर फेल ओवर एंड क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। मतलब रेडिस को हम, अगर रेडिस भी डाउन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए एक रेडिस में बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो रेडिस भी डाउन हो जाए तो रेडिस को भी हम रिकवर करवा सकते हैं। आई थिंक AOF कुछ होता है, तो वो हम इनेबल करते हैं रेडिस AWS में, तो वो हमारे पे वो फंक्शनैलिटी भी आ जाती है। So for durability, pre-readability, persist the counter to a more durable storage system, and then इसके लिए हम this way the extra network was, हाँ मतलब ये जो है ना, मतलब Redis अगर डाउन होता है तो इसके लिए भी अपने पे snapshots एंड कुछ अप्रोचेज हैं जो AWS प्रोवाइड करता है, AWS Redis, कि हम Redis को भी हम रिकवर कर सकते हैं। सो ये गाइस, इसके थ्रू हम ईजिली बैकअप भी ले सकते हैं। सो AWS ये सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये फाइनल जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने वैसे खुद से बना दिया, बट ये दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो आप इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ एंड आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो। सो आपके इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली ये बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, क्लाइंट है, API गेटवे, राउट टू करेक्ट माइक्रो सर्विसेज, राइट सर्विस है, जनरेट शॉर्ट URL एंड सेव टू DB, रीड सर्विस है, लुकअप ओरिजिनल URL इन DB, रिटर्न विद 302 रीडायरेक्ट, ये कैशे है रेडिस, की शॉर्ट कोड, वैल्यू ओरिजिनल कोड, डेटाबेस है एंड देन डेटाबेस के कॉलम्स है, एंड देन ये ग्लोबल काउंटर है, गेट लेटेस्ट काउंटर। सो गाइज विद दिस आपके इंटरव्यू में, जो भी आप इंटरव्यू में अगर किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया URL शॉर्टनर, तो आप इजीली ये एक्सप्लेन करके आप इंटरव्यू में डेफिनेटली इंटरव्यूअर रियली इम्प्रेस्ड हो जाएगा, बिकॉज हमने इसमें पूरा कॉलिजन एंड देन स्केलेबिलिटी, 1 बिलियन यूज़र, इतने सारे यूज़र्स जो है वो सारी चीज़ें कवर करी है। 100 मिलियन डेली एक्टिव यूज़र, डेटाबेस में ज़्यादा लोड हो गया वो कैसे हम हैंडल करेंगे, कितना डेटाबेस की स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी है इस वीडियो में।
तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखते हो एंड देन ये जो नोट मैंने लिखे हैं ये सारा पढ़ते पढ़ते हो तो आपको समझ भी आ जाएगा। अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आए तब कमेंट भी कर सकते हो एंड देन फिर उस टॉपिक को या फिर रीड आउट कर सकते हो जो भी मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बट हाँ, कुछ भी अगर कोई टॉपिक है समझना है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर URL शॉर्टनर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।